हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं भी वो हमेशा आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th का साइंस 2। ये हमारा लास्ट लेसन है जिसका नाम है अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीनी या दूरदर्शी। तो इसमें आज हम स्वाध्याय को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा जो है लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और ये स्वाध्याय भी आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो है मैं यहाँ पे मेरे पास बुक नहीं है तो मैं आपको मोबाइल में डाउनलोड करके दिखाती हूँ। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों में योग्य शब्द लिखिए। फिर दूसरा है जोड़ियाँ मिलाइए। तीसरा प्रश्न है कि भूपृष्ठ पर स्थापित की गई दृश्य प्रकाश की दूरबीन का उपयोग करने में आने वाली जो कठिनाइयाँ है उसके बारे में लिखना है। फिर दर्पणों का डायग्राम बनाना है। ये आकृति 5वें प्रश्न में दी गई है। आकृति में जो है उसका नाम लिखना है और इस आकृति पर आधारित कुछ प्रश्न है उसका उत्तर देना है। और उसके बाद लास्ट 6 क्वेश्चन में 4-5 सब क्वेश्चन हैं उनका जो है आंसर करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर जो है मैं वीडियो के लास्ट में देखूंगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जोड़ियाँ मिलाओ सेकंड क्वेश्चन भी है, इसको भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो प्रश्न है कि भूपृष्ठ पर स्थापित की गई दृश्य प्रकाश दूरबीन का उपयोग करते समय आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये कठिनाइयाँ कैसे दूर की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए भूपृष्ठ पर या पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थापित की जाने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ पूरा प्रश्न है और उसका उत्तर जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फ्रेंड इसमें दिया है कि अंतरिक्ष में स्थित खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। वायुमंडल से गुजरते समय कुछ मात्रा में प्रकाश वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रकाश की तीव्रता घटती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडलीय तापमान और दाब वायुमंडलीय विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या उत्पन्न करते हैं? वायुमंडलीय विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। इससे प्रकाश की किरणें अपने मार्ग परिवर्तित करती हैं तथा प्रतिबिंब का स्थान भी परिवर्तित कर देती हैं। इसी प्रकार बादल युक्त वायुमंडल, रात्रि के समय शहरों के बल्बों का प्रकाश, दिन में तेज सूर्य प्रकाश, पृथ्वी के दृश्य प्रकाश दूरबीन के संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए को 2 प्रकार से दूर किया जा सकता है। पहला पॉइंट है कि इन कठिनाइयों को छुटकारा पाने के लिए दृश्य प्रकाश दूरबीन को पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थापित करना चाहिए। यह स्थान मानव निवास से दूर होना चाहिए, तथापि वातावरण से उत्पन्न कठिनाइयाँ विद्यमान रहती हैं। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी पर स्थित इन कठिनाइयों से पूर्णतः छुटकारा पाने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो ये 2 पॉइंट है। तो इस तरीके से मैं एक बार पूरा स्क्रीन आपको शो कर देती हूँ। आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है और ये जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस की इन सामग्रियों का उपयोग करके कौन कौन सी पद्धतियों की दूरबीनें बनाना संभव है, उसकी रेखाकृति खींचिए। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसमें उत्तर स्टार्ट होगा कि इन सामग्रियों का उपयोग करके परावर्तक पद्धति की दूरबीन बनाई जा सकती है। परावर्तक पद्धति के अंतर्गत आने वाली इसके अंतर्गत जो आने वाली होती हैं 2 प्रकार की दूरबीनें बनाई जा सकती हैं। इन दूरबीनों के नाम इस प्रकार हैं: न्यूटन पद्धति की दूरबीन और क्रैसे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन। इन दूरबीनों की आकृति नीचे दी गई है। तो देखिए ये आकृति है, इसको वीडियो पॉज करके ये आकृति न्यूटन पद्धति की दी हुई है और दूसरी आकृति क्रैसे-ग्रेन पद्धति की दी हुई है। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर ये आंसर आप लिख सकते हैं, इसको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे मैंने बोला था तीसरा हो गया। 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति का अवलोकन करके उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये आकृति प्रश्न में दिया हुआ है स्वाध्याय में। यहाँ पर देखिए यही चीज़ है, ये आकृति का निरीक्षण करके उत्तर लिखो। तो ये आकृति दी हुई है, तो इस पे आधारित कुछ प्रश्न है। जैसे प्रश्न है पहला कि चित्र में दिखाई गई दूरबीन कौन सी पद्धति की है, तो इसका उत्तर होगा कि चित्र में दिखाई गई दूरबीन न्यूटन पद्धति की दूरबीन है। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है
दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो प्रश्न है वो है कि दूरबीन के मुख्य भागों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे जो दूरबीन है उसका ये जैसे अवतल दर्पण हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया, ये जो किरण आ रही है उसको प्रकाशिक किरण कहते हैं, ये जो यहाँ पर है ये समतल दर्पण है जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, और ये प्रकाश स्रोत है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका नाम दे दिया है दूरबीन के भाग का। फिर इसी में तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि दूरबीन के किस भाग से दर्पण पर आधारित हैं। तो दूरबीन किस प्रकार के दर्पण पर आधारित है, तो दूरबीन अवतल दर्पण पर आधारित है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि इस प्रकार के दर्पण पर आधारित दूसरी पद्धति की दूरबीन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण पर आधारित दूसरी पद्धति की दूरबीन का नाम कैसे ग्रेन पद्धति की दूरबीन है। तो ठीक है, और उपर्युक्त दूरबीन का कार्य कैसे चलता है, यानी कि उपर्युक्त दूरबीन की कार्यप्रणाली समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप वीडियो पॉज कर जो है पूरा आंसर जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ कि उपर्युक्त जो कि डायग्राम ऊपर दिया हुआ है, उपर्युक्त दूरबीन न्यूटन पद्धति की दूरबीन है। इस पद्धति की दूरबीन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, नेत्र लेंस यानी नेत्रिका। अवतल दर्पण और समतल दर्पण के मध्य की दूरी का समायोजन किया जा सकता है, इस कारण नाभ्यांतर भी समायोजित किया जा सकता है। दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल दर्पण की सतह पर आपतित होती हैं, आपतित होना मतलब पड़ती, तब ये किरण अपने सम्मुख समतल दर्पण पर छोटा उल्टा प्रतिबिंब परावर्तित करती हैं। समतल दर्पण पर बना हुआ छोटा और उल्टा प्रतिबिंब पुनः परावर्तित होता है। यह प्रतिबिंब अब नेत्र लेंस से दिखाई देता है। नेत्र लेंस अब साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, क्योंकि नेत्र लेंस द्वारा छोटे प्रतिबिंब का अभिवर्तित बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अब निरीक्षक इस अभिवर्तित प्रतिबिंब को देख सकता है। यानी कि यहाँ पे यही समझाया गया है कि ये कैसे कार्य करते हैं कि जब प्रकाश यहाँ पर आता है अवतल दर्पण पर पड़ता है तो यहाँ से ये परावर्तित होकर समतल दर्पण पर जाता है, और यहाँ से ये फिर पुनः क्या होता है कि पुनः यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण पर जब ये आपतित होता है तो ये किरण अपने सम्मुख जो इसके सामने समतल दर्पण है यहाँ पे परावर्तित होता है, और ये अपनी समतल दर्पण पर छोटा उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, और फिर ये दर्पण जो है पुनः परावर्तित होकर यहाँ से प्रतिबिंब नेत्र लेंस के पास जाता है, और यहाँ हमें जो है सूक्ष्मदर्शी की तरह ये नेत्र लेंस कार्य करता है और हमें स्पष्ट जो है डायग्राम दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है हमारा आता है प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि गैलीलियो की दूरबीन की रचना स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना है। तो ये रहा, ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि गैलीलियो की दूरबीन की रचना। तो ये गैलीलियो का दूरबीन है, डायग्राम बना हुआ है। इसका उत्तर दिया है कि गैलीलियो की दूरबीन एक सरल अपवर्तक दूरबीन है। इस दूरबीन में 2 अवतल लेंस का उपयोग किया गया है। पहला अवतल लेंस वस्तु लेंस के रूप में कार्य करता है, जबकि दूसरा अवतल लेंस नेत्र लेंस के रूप में कार्य करता है। दोनों अवतल लेंस को धातु की एक नलिका में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि दोनों लेंस के मध्य की दूरी को समायोजित किया जा सके। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है कि रेडियो दूरदर्शी या दूरबीन की रचना स्पष्ट करो। तो ये भी इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीन पर यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसको अपने बुक पर लिख सकते हैं, और इसका ये वाला डायग्राम आप अपनी नोटबुक पर ड्रॉ कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो जो है अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, वो ये है यहाँ से यहाँ तक। तो यंत्र द्वारा ग्रहण की गई जानकारी जो है यहाँ पे जो संगणक डायग्राम में नीचे है बनाया गया, यानी कंप्यूटर में दी गई है। संगणक इस जानकारी का उपयोग करके रेडियो तरंगों के स्रोत के स्वरूप का चित्र निर्मित करता है। यानी कि आपको जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक ड्रॉ करना है, उसके बाद थोड़ा पार्ट्स यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, जो कि इस तरीके से है। तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे कुछ पॉइंट्स। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में दिया है कि दृश्य प्रकाश की दूरबीन को पहाड़ पर निज स्थानों पर क्यों स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अंतरिक्ष के विविध खगोलीय पिंडों से आने वाली प्रकाश, दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल से
पृथ्वी के पृष्ठभाग तक पहुंचती हैं। दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगों के वायुमंडल से गुजरते समय वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के पृष्ठभाग पर पहुंचने पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब वायुमंडल के तापमान व दाब में परिवर्तन के कारण वायुमंडल में उथल पुथल हो रही हो तब उसमें आने वाली दृश्य प्रकाश की किरणें स्थिर नहीं रहती। बादल युक्त वायुमंडल रात्रि के समय शहरों के बल्बों का प्रकाश जैसी घटनाएं भी आकाश अवलोकन में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए दृश्य प्रकाश की दूरबीनों को पहाड़ों पर निर्जन स्थानों पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद निर्जन मतलब जहाँ पे जन या लोग न रहें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है क्ष किरण यानी एक्सरे दूरबीन पृथ्वी पर क्यों कार्यरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वातावरण के कुछ अवशोषक अवरोध जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, आकाश में बादलों की उपस्थिति इत्यादि के कारण एक्सरे पृथ्वी के पृष्ठभाग तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए क्ष किरण दूरबीन पृथ्वी पर कार्यरत नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा जो है पूरा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा प्रश्न एक आता है कि पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके बता देती हूँ। दिया है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आई होप आप देख पा रहे हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की लंबाई लगभग यहाँ पे होगा 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य होगी। उसके बाद दूसरा दिया है कि GMRT का कार्य तरंगों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा रेडियो। यहाँ पर रिक्त स्थान में रेडियो भर लेंगे, रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। इसके बाद दिया है कि क्ष किरणों की एक दूरबीन को वैज्ञानिक के नाम दिया गया है, तो इसमें भर लेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका पूरा नाम होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, ये वैज्ञानिक के नाम पर एक्सरे की एक दूरबीन का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अवलोकन करने के लिए दूरबीन का उपयोग सर्वप्रथम, तो यहाँ पे लिखेंगे गैलीलियो वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो, इस वैज्ञानिक ने इन्होंने सर्वप्रथम दूरबीन का उपयोग किया था। उसके बाद भारत की दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थित है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन थे वो है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे GMRT दूरबीन पुणे के समीप डैश में स्थित है, तो यहाँ पे क्या होगा? नारायण गांव में स्थित है। नामक वैज्ञानिक ने विश्व की प्रथम लेंस का निर्माण किया, तो हांस लिपर्से नामक वैज्ञानिक ने जो है विश्व की प्रथम लेंस का निर्माण किया। विद्युत चुम्बकीय विकिरण का अति सूक्ष्म भाग दृश्य, यहाँ पे होगा दृश्य प्रकाश होता है। 9वां है कि प्रकाश का एक गुणधर्म क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे अपवर्तक प्रकाशित दूरबीनों में लेंस का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे लेंस हो जाएगा, और जबकि परावर्तक दूरबीनों में दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे दर्पण हो जाएगा, यहाँ पे लेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद दिया है उचित जोड़ियाँ मिलाना है हमें, तो यहाँ पे स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया है, मतलब ए भी दिया है। तो क्ष किरण का मिलान किससे होगा? क्ष किरण का मिलान होगा चंद्रा से। ठीक है, इसका अध्ययन करने के लिए डी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? फर्स्ट का डी से हो जाएगा, चंद्रा से। फिर प्रकाशीय यानी दृश्य प्रकाश दूरबीन, यहाँ पे आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो दृश्य प्रकाश दूरबीन हबल किससे हो जाएगा? सी से हो जाएगा, सेकंड का सी से हो जाएगा। फिर भारतीय रेडियो दूरबीन तीसरा क्या है? GMRT ए, तीसरा ए से मिलान हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण, तो जो बचा इसरो, किसने किया है? इसरो, यानी कि बी, ये लास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मिलान भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो आपने देखा है, अच्छे से समझा है, अपने नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे मेहनत का एक ही फल है कि आप इसको पूरा देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।